बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उस पर तीसरी समाअत होने जा रही है। लेकिन आज की ये अदालती कार्रवाई इस लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है कि इस बात का इम्कान है कि 5 रुकनी बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा है उस पर आज एतराज़ उठेगा। और क्या एतराज़ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच ये टूट जाएगा? और अगर ये 5 रुकनी बेंच टूट गया तो नया जो बेंच बनेगा वो कितने रुकनी बनेगा? आया कि नया बेंच भी 5 रुकनी होगा, 7 रुकनी होगा, या फुल कोर्ट तश्कील दी जाएगी? और एतराज़ जो है वो किस जज पे या किन जज साहबान पे उठाया जाएगा? इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई में मज़ीद कौन सी अहम डेवलपमेंट्स होने का इम्कान है, ये सारी तफसीलात इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना कल कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा ही जज्बाती किस्म का खिताब किया। इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन कभी लाडला कह के पुकारा, कभी किसी और नाम से पुकारा, लेकिन पूरा जो उनकी तकरीर का महवर था वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे। इसके बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें 2 कवानीन जो है वो पास किए गए और फिर कल वो कवानीन जो हैं वो कौमी असम्बली में पेश भी कर दिए गए। एक कानून ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो लेने का अख्तियार है उसे कैसे रेगुलेट किया जाए। इस कानून साजी के हवाले से मुजवज़ा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है हम आपको आगाह कर चुके हैं। और दूसरा जो कानून पास किया गया कि पंजाब और जो यानी सूबों का और मरकज़ का जो इलेक्शन है वो एक साथ होना चाहिए। ये करारदाद भी कसरत राय के साथ जो है वो कौमी असम्बली से अप्रूव की गई। आज ये इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचेंगे। ना सिर्फ ख़ुद वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, अदालती कार्रवाई को अटेंड करेंगे, बल्कि ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, ये इतलात भी आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से वफाकी काबीना के जो अरकान हैं उन्हें भी डायरेक्शन जारी कर दी गई हैं। उन्हें यह कह दिया गया है कि आप भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे 11:30 बजे और वज़ीर-ए-आज़म के साथ आप भी जो है वो अदालती कार्रवाई को अटेंड करेंगे। तो लग ये रहा है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आ रहे हैं तो वो अदालत के सामने ख़ुद पेश भी होंगे, अदालत से बात करने का जो है वो इजाज़त भी तलब करेंगे, और अगर उन्हें इजाज़त मिली, जो कि मिल जाएगी, तो फिर वो अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। और साथ में ये भी कहेंगे कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि मामला इस तरीके का है, संगीन है, हसास है, 4-3 का फ़ैसला है, 3-2 का फ़ैसला है, एक कंट्रोवर्सी है, और मुल्क में जो हालात हैं, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और जो इलेक्शन होना है, आप इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील देंगे तो एक कंपोजिट जो है वो राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो आ जाएगी। तो इससे किसी को इनकार नहीं होगा। तो लेकिन देखना ही होगा क्या चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी ये इस्तदा को एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये भी आपको बता दें कि ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है जब हमें वीलॉग रिकॉर्ड करने के वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना के साथ आ सकते हैं। 9:15 बजे का वक्त हो गया है और 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना है। जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड करें तो 9:15 बजे का वक्त है। इसके अलावा नाज़रीन, आज बाकायदा तौर पे पीडीएम की जानिब से, बल्कि पीडीएम की 2 सियासी जमातें जिसमें मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम पे, मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो कि मौजूदा हुकूमत का हिस्सा तो हैं लेकिन ख़ुद को वो पीडीएम का हिस्सा करार नहीं देते, उन तीनों सियासी जमातों की जानिब से एक इम्प्लीडमेंट की दरख्वास्त, यानी इस केस में पार्टी बनने की दरख्वास्त जो है वो दायर की जा रही है, जिसमें अदालत से फुल कोर्ट बनाने की जो है वो इस्तदा की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि कल रात जो है और वज़ीर कानून जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो एक प्रोग्राम में मौजूद थे, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाज़िब खानज़ादा में। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन है, जब ये पहले बेंच में नहीं बैठे थे तो इस बेंच में भी इनको नहीं बैठना चाहिए था। और उन्होंने कहा था कि ये एतराज़ जो है जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ऊपर जो है वो अदालती कार्रवाई में अब भी उठाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने बेशक ये एतराज़ नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज के दिन ये एतराज़ उठाया जा सकता है। तो आज जो ये इम्प्लीटमेंट की पार्टी बनने की दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में लाई जा रही है 3 हुकूमती सियासी जमातों की तरफ से, तो इसमें ये एतराज़ जो है उठाए जाने का गालिब इम्कान नज़र आ रहा है। अब जो असल सवाल है, लेकिन सवाल पे आने से पहले नाज़रीन, ये एतराज़ बज़ाहिर जेन्युइन लगता है। जो इससे पहले मुकदमा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केपी और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से एक फ़ैसला दिया, उस केस की हेयरिंग में जो है वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ार नकवी के ऊपर एतराज़ लगे और रज़ाकाराना तौर पे कह लें या
एक डेलिब्रेशन जो हुई, तमाम जज साहबान 9 जज साहबान बैठे, उसमें मुशावरत होने के बाद दोनों जज साहबान ने, इजाज़ुल हसन साहब ने, मज़ार अली नकवी साहब ने उस केस को सुनने से इनकार कर दिया, उस बेंच से वो रिक्यूज़ कर गए। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला, जो कि दूसरा केस है लेकिन मामला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से है, इस केस में क्या जस्टिस इजाज़ुल हसन पर एतराज़ उठाया जा सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है। अब ये जो नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है, ये वही दरख्वास्त है जिसमें कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का फ़ैसला है, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मज़ार अली नकवी बेंच का हिस्सा नहीं थे, रिक्यूज़ कर गए थे, बेंच को छोड़ गए थे, बेंच में से बैठने से इनकार कर गए थे, उसी फ़ैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट आई है। उसी फैसले पर अमल दरामद तहरीक इंसाफ चाहती है कि जो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जो है मुलतवी किया गया है, 30 अप्रैल को चेंज करके 8 अक्टूबर की तारीख की गई है, उस फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। तो जिस फैसले में देने वाले बेंच में शामिल नहीं थे और उसमें उन पर एतराज़ लगा था, तो उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन वाले बेंच में या उस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो जस्टिस इजाज़ुल हसन कैसे बैठ सकते हैं? ये एक जेन्युइन एतराज़ जो है, कहा जा रहा है कि हमारा ये जेन्युइन एतराज़ है नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से और मौलाना फजल रहमान की तरफ से। देखना ही होगा कि क्या ये एतराज़ लगेगा तो क्या जस्टिस इजाज़ुल हसन रिक्यूज़ करते हैं। और दूसरा जो अहम सवाल है कि क्या इस एतराज़ के बाद बेंच अगर टूट जाता है तो कितने रुकनी बेंच बनेगा? इससे पहले जब 9 रुकनी बेंच था, उसमें 2 जजेस छोड़ गए थे, इजाज़ुल हसन और जैसे मज़ार अली नकवी, उसके बाद 7 रुकनी बेंच बनना चाहिए था। लेकिन बाकी के जो 2 जजेस जिन्हें बेंच में शामिल नहीं किया गया, जैसे याया फरीदी और जैसे अतर मिनल्ला, जिन्होंने पहली हेयरिंग पे अपना फ़ैसला दे दिया था कि ये मामला काबिल समात नहीं है, हमें इस मामले के ऊपर सो मोटो नहीं लेना चाहिए था, हमें इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट के फ़ैसलों का इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आना है। तो उन्होंने पहले दिन इन दरख्वास्तों पे फ़ैसला दे दिया था। बिल्कुल उसी तरीके से जब पनामा का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो तहकीकात करवाने से पहले, GIT तश्कील देने से पहले जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने नवाज शरीफ को उनके स्टेटमेंट के ऊपर नाअहल करार दिया था कि वो डिस्क्वालीफाई है और हमें किसी किस्म की तहकीकात करवाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो बेंच का हिस्सा नहीं थे। पनामा के 2 जजेस के फैसले के बाद 3 जजेस ने उस सारी अदालती कार्रवाई को आगे प्रोसीड किया था। यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल बनी कि 2 जजेस याया फरीदी और अतर मिनल्ला साहब ने भी अपना फ़ैसला दे दिया था और उन्हें चीफ जस्टिस के ऊपर छोड़ दिया था कि आप ये फ़ैसला करेंगे कि हमें बेंच में आपने बिठाना है, हम अपनी हतमी राय दे चुके हैं, बिठाना है नहीं बिठाना चीफ साहब फैसला करेंगे। तो चीफ साहब ने उन्हें बेंच से बाहर कर दिया था और 4 जजेस बाहर होने के बाद फिर 4 रुकनी बेंच है वो, जो बाकी 5 जजेस बैठे थे, वो 5 जजेस ने मुकदमे की समाअत की थी। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि अगर जस्टिस इजाज़ुल हसन बेंच से अलग हो जाते हैं, उन पर एतराज़ आता है, बेंच टूट जाता है, तो बाकी जो 4 जज साहबान हैं वो इस केस को आगे प्रोसीड करेंगे। जब वो 4 जज साहबान आगे प्रोसीड करेंगे तो बेंच के अंदर बज़ाहिर जो उनके रिमार्क्स आए हैं, अब तक के जो आर्गूमेंट्स हैं, वो तो ये लग रहा है कि 2 जजेस एक साइड पे होंगे, 2 जजेस और साइड पे होंगे और ये फैसला भी जो है, ये इस पे जो फैसला आएगा वो भी 2-2 से जो है वो टाई कर जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। एक प्राइमा फिशाई, एक जो हमने इन्फ्लुएंस लिया, जो एक इंप्रेशन हमने लिया, वो आपके साथ हम जो है वो शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जिन्होंने आज कुछ उन्होंने 3 सवालों का जवाब भी देना है। इसके साथ साथ 2 अहम चीज़ों के हवाले से उन्होंने मुतल्लिका वजारतों से इंस्ट्रक्शन लेकर अदालत के सामने रखनी है। एक तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बताना है सबसे पहले कि जो फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी का मामला है, जो इलेक्शन कमीशन के फैसले में लिखा गया कि हमें फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे, फ़ंड्स के हवाले से वजारत ख़जाना ने जो है वो बिल्कुल जो है वो इनकार कर दिया और कह दिया कि हम ये फ़ंड जो है नहीं फराहम कर सकते। इसके ऊपर उन्होंने जस्टिफिकेशन देनी है, जवाब देना है कि आखिर फ़ंड देने से इलेक्शन कमीशन को कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो, वजारत फ़िनांस की जानिब से क्यों इनकार किया गया। दूसरी जो उन्होंने बात बतानी है वो सिक्योरिटी के स्टाफ के हवाले से कि फ़ौज ने जो पर्सनल हैं, पाक फ़ौज के जो जवान हैं, वो देने से क्यों इनकार किया। और इसके साथ साथ वजारत दाखिला के इस मामले के ऊपर कि रेंजर और बाकी जो FC की नफरी है, क्या वो दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, इसके ऊपर जो है वो अटॉर्नी जनरल जो है वो तीनों वजारतों से, वजारत ख़जाना से, वजारत दिफा से और वजारत दाखिला से हिदायत लेकर जो है वो अदालत को आगाह करेंगे। इसके बाद जो पंजाब का मामला है, खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, तो उनके जो मुतल्लिका एडवोकेट जनरल हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का भी मौक़िफ़ आया था पंजाब का, पंजाब के IG का मौक़िफ़ भी आया था, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के IG और चीफ सेक्रेटरी का मौक़िफ़ भी आया था, उन्होंने भी इलेक्शन कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो ताउन से इनकार किया था। और वो भी ये कहते रहे कि जब तक फ़ौजी जवान नहीं होंगे, फ़ौज को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, तब तक इलेक्शन नहीं हो सकता। तो उन सूबों का जो मौक़िफ़ है, उनके मुतल्लिका जो
एडवोकेट जनरल हैं वो अदालत के सामने रखेंगे। इसके अलावा 3 सवालों का जो है वो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को जवाब देना है, जिसमें एक सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार था जब सदर ने तारीख दे दी 30 अप्रैल की, क्या इलेक्शन कमीशन उस तारीख को तब्दील कर सकता है सेक्शन 58 के तहत, जिसमें इलेक्शन प्रोग्राम की बात की गई है। वाज़ेह तौर पे कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन प्रोग्राम है उसको अल्टर कर सकता है, और क्या इलेक्शन प्रोग्राम का मतलब इलेक्शन शेड्यूल है या उसमें इलेक्शन की तारीख भी शामिल है जो सदर मुमलकत ने दी थी, इसके ऊपर वो दलाइल देंगे। दूसरा जो उन्होंने बात किया दलाइल देने हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के पास आइनी अख्तियार भी है कि वो इलेक्शन की डेट को चेंज कर सके। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट कई मरतबा ये कह चुकी है कि हमने आइनी इदारों को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कल अदालत में बात होती रही कि अगर इलेक्शन शेड्यूल को चेंज करना था, तारीख को तब्दील करना था, तो फिर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए था। तो क्या एक आइनी इदारा अगर फैसला करता है तो क्या उस आइनी इदारे को फैसला करने के लिए किसी दूसरे आइनी इदारे के पास जाना चाहिए? इस पर भी आज अटॉर्नी जनरल जो है अदालत के सामने अपने जो आर्गूमेंट्स है वो रखेंगे। तीसरा जो सवाल है कि क्या इलेक्शन जो है तवील अरसे के लिए, यानी 30-40 दिन की हमारे पास मिसालें तो मौजूद हैं। 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो 40 दिन के लिए जो है वो इलेक्शन पोस्टपोन किया गया था, इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ाया गया। इस पर कल अटॉर्नी जनरल ने कुछ आर्गूमेंट्स अदालत के सामने रखे थे कि वो लीडरशिप का फैसला था। लीडरशिप ने इतना करज दिखाया था कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम इलेक्शन को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते। 40 दिन का उसमें जो इल्तवा आया, जो एक्सटेंशन की गई, उसी को एक्सेप्ट कर लिया। अगर सियासी जमातों ने वो इलेक्शन लड़ा तो वो तमाम क्रेडिट जो है सियासी जमातों को जाता है। लेकिन क्या एक इलेक्शन जो है वो 5 माह 6 माह के लिए तवील हो सकता है, तारीख को आगे ले जाया जा सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है जिस पर आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जो है वो अदालत के सामने दलाइल रखे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। सहाफ़ी हैं तारिक अजीज़ साहब, उन्होंने बताया कि 2 चीज़ें तो कौमी असम्बली से हो गई। एक तो पंजाब सूबों का और वफाक का इलेक्शन एक साथ होना चाहिए, ये करारदाद अप्रूव हो गई। दूसरा सो मोटो के अख्तियार को कैसे रेगुलेट करना है, ये जो मामला है बेंच अपना उसमें सो मोटो किस मामले पे लिया जाएगा, कितने रुकनी बेंच सुनेगा, अपील, उसमें अपील का अख्तियार दे दिया गया है। तो ये तो मुजवज़ा ड्राफ्ट तैयार करके कौमी असम्बली में पेश करके मुतलका कामी कमेटी को भिजवा दिया गया। लेकिन एक और डेवलपमेंट भी होने का इम्कान जो है, तारिक अजीज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा दुनिया में होते हैं, उन्होंने जाहिर किया है कि अगला जो लेजिस्लेशन जो काबीना से अप्रूव होकर कौमी असम्बली में पेश की जाएगी, वो जो चीफ़ जस्टिस का बेंच तश्कील देने का अख्तियार है, वो कानून साजी भी जो है वो लाने का इम्कान जो है वो तारिक अजीज़ साहब ने जाहिर किया है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये जो बिल इन्होंने मंजूर किया है, ये अगर सदर साहब के पास जाता है पार्लियामेंट से पास होने के बाद, उन्होंने कहा कि नहीं लगता कि सदर साहब जो हैं इस बिल की जो है वो मंजूरी देंगे, तो बज़ाहिर जो है वो फड्डा पड़ने का इम्कान इस बिल के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। बाकी एक और भी एक चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, और उन्होंने दरअसल बात यह की है कि जजेस की जो तनख्वाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो नायब कासिद है उनकी तनख्वाहों के बराबर होनी चाहिए। अब कहा क्या है, अब्दुल कादिर मंदुखेल ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएन हैं, उन्होंने कहा कि अनोखी तजवीज़ दी है जज साहबान ने कि हमारी तनख्वाहों से कटौती करके इलेक्शन करवा दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम एमएनए, हमारी जो तनख्वाह है वो सुप्रीम कोर्ट के नायब कासिद के बराबर है। तो उन्होंने कहा कि जज साहबान की तनख्वाहों पे कट लगाया जाए और जो आला अदलिया के जजेस हैं उनकी तनख्वाहें एक एमएनए के बराबर जो है वो लाई जाएँ। उससे पहले उन्होंने कहा कि एमएनए की तनख्वाह जो है वो नायब कासिद के बराबर है। तो दरअसल वो ये कह रहे थे कि जज की तनख्वाह जो है सुप्रीम कोर्ट के नायब कासिद के बराबर होनी चाहिए। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। फर्दर जो डेवलपमेंट हुई आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से वो फिर अगले व्लॉग में आप